गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं बॉटनी से मेहता पीजी कॉलेज से डॉक्टर पिंकी सैनी। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि जो एफिड्रा है उसके अंदर किस प्रकार से मेल कॉर्न की जगह पर मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है। आज अपन बात करते हैं इसके अंदर कि किस प्रोसेस के द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया द्वारा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो आज अपन बात करते हैं इसके अंदर पॉलिनेशन परागण की क्रिया को। तो एफिड्रा के जो प्लांट्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन की क्रिया किसके द्वारा होती है? एयर के द्वारा होती है, यानी कि वायवीय जो विधि होती है वायु के द्वारा इसके अंदर क्या होता है, परागण की क्रिया कंप्लीट होती है। अब जो एफिड्रा का प्लांट्स है इसके अंदर पॉलिनेशन की जो क्रिया है उसको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। स्टेप नंबर फर्स्ट प्री पॉलिनेशन, नंबर 2 पॉलिनेशन और नंबर 3 पोस्ट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से पूर्व की स्टेज जिसमें पॉलिनेशन होता है वो स्टेज और पॉलिनेशन के बाद की स्टेज। तो प्री पॉलिनेशन के लिए अपन ने लास्ट वीडियो में शॉर्ट में जो है इसको डिटेल से आज मैं समझा देती हूँ। डिटेल से हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से प्री पॉलिनेशन चेंजेज होते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर एफिड्रा की बात करूँ तो प्री पॉलिनेशन चेंजेज कितनी सेल स्टेज में होते हैं? 5 सेल स्टेज में 5 कोशिकी जो अवस्था होती है इसके अंदर कंप्लीट होते हैं। तो मैं एक बार आपको शॉर्ट समरी के रूप में ये 5 सेल स्टेज एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद में अपन पॉलिनेशन और पोस्ट पॉलिनेशन देखते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे समझाती हूँ, जो आपको याद करने में जो है वो ज़्यादा इजी गोइंग हो जाएगा। ये बनाया मैंने माइक्रोस्पोर लिखा। माइक्रोस्पोर की जो सेल होती है वो क्या करती हैं, अपना डिवीजन करती हैं और डिवीजन करने के बाद में क्या बनाती हैं, 2 सेल बनाती हैं। एक सेल होती है फर्स्ट प्रोथीलियल सेल और प्रोथीलियल के साथ साथ एक सेल होती है सेंट्रल सेल। प्रोथीलियल सेल अपना विभाजन नहीं करती है, तो मैं इसके ब्रैकेट में मार देती हूँ क्रॉस। इसी के साथ एक बनती है सेकेंड प्रोथीलियल सेल और एक बनती है इसी के साथ में एंथ्रीडियल सेल। अब जो प्रोथीलियल सेकेंड होती है वो भी अपना विभाजन नहीं करती है और जो एंथ्रीडियल सेल होती है ये अपना विभाजन करके और 2 सेल बनाती है। एक सेल होती है ट्यूब सेल और एक सेल होती है इसी के साथ में जनरेटिव सेल। तो ये जो ट्यूब सेल है ये अपना विभाजन नहीं करती है। विभाजन कौन करती है? केवल जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल विभाजन के द्वारा 2 सेल बनाती है। एक सेल होती है स्टाल्क सेल, ये भी अपना विभाजन नहीं करती है और दूसरी सेल बनती है बॉडी सेल। अब यहीं से मैं आपको ये मैंने इसलिए फ्लो चार्ट में बनाया कि मैं आपको यहाँ से पोस्ट पॉलिनेशन और पॉलिनेशन को भी एक्सप्लेन कर सकूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको मैं दूसरे कलर से समझाऊँ आपको, जो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इजी होगा। जो प्रोथीलियल फर्स्ट सेल है और जो प्रोथीलियल सेकंड सेल है, ये दोनों सेल क्या हो जाती हैं, एक टाइम के बाद में नष्ट हो जाती है। यानी कि इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, प्रोथीलियल फर्स्ट का न्यूक्लियस और प्रोथीलियल सेकंड का न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, जब पॉलिनेशन की क्रिया होगी उस समय प्रोथीलियल फर्स्ट और प्रोथीलियल सेकंड का न्यूक्लियस नष्ट हो जाता है। अब बची स्टाल्क सेल और ट्यूब सेल। स्टाल्क सेल और ट्यूब सेल का जो न्यूक्लियस होता है, इन दोनों के न्यूक्लियस क्या करते हैं, जो बॉडी सेल है
इसके जब पोस्ट पॉलिनेशन की क्रिया आती है तो बॉडी सेल का जो मेल गैमेट होता है, बॉडी सेल 2 मेल गैमेट बनाती है, उस टाइम उस ट्यूब सेल के अंदर या उस पोलन ट्यूब के अंदर स्टाल्क सेल का न्यूक्लियस और इसी के साथ में ट्यूब सेल का न्यूक्लियस क्या करते हैं, उसकी वॉल जो बनती है उसके सहारे सहारे चल के और नीचे आते हैं। तो ये दोनों तो क्या बना देते हैं, 2 मेल गैमेट। और ये दोनों न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होंगे, पोलन ट्यूब की वॉल के पास में प्रेजेंट होंगे। तो ये जो 5 सेल स्टेज है, एक प्रोथीलियल फर्स्ट, एक प्रोथीलियल सेकंड, एक ट्यूब न्यूक्लियस, एक स्टाल्क न्यूक्लियस और एक ये बॉडी सेल, ये 5 सेल तो ऐसी होती हैं जिसके टाइम पे क्या होता है, प्री पॉलिनेशन होता है। लेकिन पॉलिनेशन के टाइम पे ये दोनों यानी कि मेल गैमेट विभाजन करके और क्या बना देता है, 2 मेल गैमेट। ये दोनों मेल गैमेट अब किस में पार्टिसिपेट करेंगे, पोस्ट पॉलिनेशन की क्रिया के अंदर। तो क्या कहा जाता है, कितनी सेल स्टेज में प्री पॉलिनेशन हुआ, एक तो फर्स्ट प्रोथीलियल सेल और एक सेकंड प्रोथीलियल सेल और एक ट्यूब सेल और एक स्टाल्क सेल और एक बॉडी सेल। तो इस तरीके से ये 5 सेल क्या बन गई, स्टेज, ये 5 सेल स्टेज। इस 5 सेल में ये टोटल सेल क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। अब ये बॉडी सेल क्या करती है, अपना विभाजन करती है। अब मैं आपको इसको एक पोलन ट्यूब के माध्यम से समझाती हूँ कि किस तरीके से। कल मैंने आपको ये बताया था कि इसके चारों तरफ जो एक्साइन वॉल है ये किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन की। कल समझाया था लास्ट वीडियो के अंदर, ये स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है ये एक्साइन वॉल, तो स्पोरोपोलिनिन। और जो ये इंटाइन वॉल है ये किसकी बनी हुई थी, सेलुलोज की बनी हुई थी। जैसे ये नमी को सोखती है तो इसके अंदर जो प्रोथीलियल फर्स्ट और प्रोथीलियल सेकंड वाले न्यूक्लियस थे, ये दोनों न्यूक्लियस तो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब बचे कितने न्यूक्लियस, 4। एक कौन सा, ट्यूब सेल का न्यूक्लियस, एक स्टाल्क सेल का न्यूक्लियस। ये दोनों कहाँ आ जाते हैं, पोलन ट्यूब के अंदर। ये रही पोलन ट्यूब। तो इस पोलन ट्यूब के अंदर ये जो पोलन ट्यूब की वॉल होती है, इस वॉल के किनारे किनारे के पास में इस तरीके से दोनों न्यूक्लियस आ जाते हैं। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में कौन प्रेजेंट होते हैं, 2 मेल गैमेट। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि सबसे बाहर की और सबसे आगे की ओर इसमें क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस, बीच में क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट और पीछे की ओर क्या होता है, एक स्टाल्क न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि जो ये ट्यूब न्यूक्लियस और पीछे की ओर जो स्टाल्क न्यूक्लियस है, ये दोनों न्यूक्लियस बीच में इस मेल गैमेट्स की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। कैसे, ये पोलन ट्यूब है, जब आगे ग्रोथ करती हुई, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को सहन करती हुई, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में से एंटर करती हुई आगे की ओर पहुंचती है, तो जब वो उसको बहुत सारी पर्यावरणीय परिस्थितियां, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स आपको क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। अब उस सहन शक्ति के कारण या उस सहन शक्ति के नहीं होने के कारण मेल गैमेट क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। इसे बचाने के लिए क्या किया जाता है कि इसके आगे और इसके पीछे एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक स्टाल्क न्यूक्लियस क्या करता है, इसकी सुरक्षा का कार्य करता है। और इसकी सुरक्षा के बाद में ये दोनों जो मेल गैमेट्स हैं
वो कहाँ पहुँच जाते हैं, इस पोलन ट्यूब से उस ओवल पार्ट तक पहुँचेंगे जहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, फीमेल प्रेजेंट होगा। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं क्या इसके अंदर पॉलिनेशन के बाद में आता है इसके अंदर फीमेल का डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट जो है अपनी हेडिंग होगी फीमेल कॉर्न। फीमेल कॉर्न और फीमेल कॉर्न के रूप में क्या लगते हैं इसमें, फीमेल फ्लावर। और फीमेल फ्लावर में किसका डेवलपमेंट होता है, ओवल का डेवलपमेंट होता है। फीमेल कॉर्न जो बनते हैं वो फीमेल फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होती है और फीमेल फ्लावर में किसका डेवलपमेंट होता है, ओवल का डेवलपमेंट होता है। तो अपनी मैथ सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग क्या होगी, ओवल। अब मैं आपको समझाऊं कि ये जो फीमेल कॉर्न है किसके ऊपर लगता है, फीमेल प्लांट पर। किसके ऊपर लगता है, फीमेल प्लांट के ऊपर किसका निर्माण होता है, फीमेल कॉर्न का होता है। अब होता कहाँ है, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसका डेवलपमेंट होगा कहाँ। ये बनाया मैंने एक एफिड्रा का प्लांट, ये बनाई मैंने इसमें नोड, और इस नोड से ये निकल रही हैं बहुत सारी ब्रांच जिनकी संख्या 4, 5 या 6 की संख्या में है। इसी नोड पार्ट से इस भाग के पास में इस तरीके से क्या निकलती हैं, फ्लावर का बंच। और ये फ्लावर कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और इसी के पास में इस तरीके से एक एक क्या निकली रहती है, स्केली लीफ। और इस तरीके से यहाँ बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड पार्ट प्रेजेंट होते हैं। और इन नोड पार्ट पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, फीमेल कोन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि फीमेल प्लांट के किस भाग पर, एक्सिस पार्ट पर। कौन सा एक्सिस पार्ट, जहाँ नोड पार्ट प्रेजेंट था, जहाँ नोड पार्ट प्रेजेंट था उस नोड पार्ट के पास में एक्सिस पार्ट से क्या निकलते हैं, फीमेल कोण यानी कि ओव निकलते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे मेल जो प्लांट होता है उसके अंदर मेल कोण का डेवलपमेंट होता रहता है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया या फीमेल मेल फ्लावर का डेवलपमेंट होता रहता है। उसी प्रकार से उसी के पैरेलल जो फीमेल प्लांट होता है उसके ऊपर किसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, मेल फ्लावर का, यानी कि ओवल का डेवलपमेंट इसी के साथ साथ चल रहा होता है। अब हम चलते हैं आगे कि हर एक नोड के ऊपर विकसित होने वाले फीमेल कोण की संख्या जो है वो 2 से 5 तक होती है। इस फीमेल कोण की संख्या कितनी होती है, 2 से 5 तक होते हैं। और हर एक कोण के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। ब्रैक्ट जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सहपात्र प्रेजेंट होता है। ब्रैक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, सहपात्र। इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, सहपात्र प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसके द्वारा किसका डेवलपमेंट, अब ये तो मैंने आपको इसकी आउटलाइन के बारे में समझाया कि कहाँ बनते हैं, कैसे डेवलपमेंट होता है। अब हम बात करेंगे इसके पर्टिकुलर पार्ट की कि उसका डेवलपमेंट किससे हुआ। तो ये जो फीमेल कोण था ये फीमेल फ्लावर के समान है, और फीमेल फ्लावर की कोई एक सेल, कौन सी वाली, हाइपोडर्मल सेल। ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फीमेल जो फ्लावर होता है इसकी कौन सी सेल, हाइपोडर्मिस। फीमेल फ्लावर की कौन सी, हाइपोडर्मिस की सेल। एक होती है अपर एपिडर्मिस, एक होती है हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस होती है ऊपर, हाइपोडर्मिस होती है नीचे। तो हाइपोडर्मिस की सेल्स किसके समान काम करती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के समान काम करती हैं। हाइपोडर्मिस की सेल्स किसके समान काम करती हैं, मेरिस्टेमेटिक्स के समान काम करती हैं। अब मैं आपको डेफिनेशन के रूप में समझा रही हूँ।
किसी ओवल का डेवलपमेंट ओवल की हाइपोडर्मल सेल्स के मेरिस्टेमेटिक सेल्स द्वारा बार बार विभाजन के द्वारा एक ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि कोशिकाओं का समूह बना लिया जाता है। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बना हुआ कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। और ये क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह। ये कोशिकाओं का जो समूह है, एक सेल नहीं बनी है, कोशिकाओं का समूह बना है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ओवल का डेवलपमेंट किस टाइप का होगा? यू स्पोरेंजिएट। कौन से टाइप का होगा? यू स्पोरेंजिएट टाइप का होगा। पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि एक होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप, एक होता है यू स्पोरेंजिएट टाइप। अगर लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है तो ये जो हाइपोडर्मल सेल थी, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बना रही थी, वो केवल एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनाएगी और वो सिंगल सेल का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? लेप्टोस्पोरेंजिएट कहलाता है। और जब इस मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है, वो ग्रुप जब डेवलपमेंट करता है तो क्या कहलाता है? यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट कहलाता है। तो मैं इसको शॉर्ट में क्या कह सकती हूँ कि एफिड्रा के प्लांट में ओवल का डेवलपमेंट यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। अब यू स्पोरेंजिएट हमें पता ही है, एक से ज़्यादा सेल भाग लेती हैं, तो हाइपोडर्मल सेल्स एक से ज़्यादा भाग लेंगी, एक से ज़्यादा मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाएंगी, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स किसका निर्माण करेंगी? न्यूक्लियस का। अब ये जो न्यूक्लियस बनता है, इसकी चारों ओर क्या बन जाते हैं? दो इंटेगुमेंट बनते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर दो आवरण, इंग्लिश में क्या कहते हैं? दो इंटेगुमेंट का निर्माण होता है। दो इंटेगुमेंट का निर्माण होता है। अब इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो दोनों इंटेगुमेंट बनते हैं, ये इंटेगुमेंट उस न्यूक्लियस को चारों ओर से कवर नहीं रखते हैं। मैं अब आपको इसको डायग्राम से समझाती हूँ कि किस प्रकार से। जैसे ये बनाई मैंने इस पे एक बीक लाइक स्ट्रक्चर, इस बीक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर की ओर केवल ये न्यूक्लियस पार्ट प्रेजेंट होगा, और इसके बाहर की ओर इस तरीके से ये आउटर इंटेगुमेंट प्रेजेंट होगी और ये नीचे तक आएगी। तो ये भाग जो है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। ये जो बीक लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? इनर इंटेगुमेंट, और ये क्या है? आउटर इंटेगुमेंट। तो ये जो भाग है न्यूक्लियस, इसकी बात कर रही हूँ मैं अभी। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि न्यूक्लियस के चारों ओर कि न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस बोलते हैं, सॉरी इसको। न्यूक्लियस के चारों ओर दो इंटेगुमेंट पाए जाते हैं, लेकिन ये इंटेगुमेंट पूरे न्यूक्लियस को कवर नहीं करते हैं। अब कैसे नहीं करते, मैं ये आपको ये बात समझाना चाह रही हूँ कि इनर इंटेगुमेंट तो एक न्यूक्लियर के ऊपर बीक लाइक स्ट्रक्चर, चोंच के समान स्ट्रक्चर बनाता है, जो एक पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, तथा वो भी पूरे न्यूक्लियस को घेर के नहीं रखता। क्यों? क्योंकि इस भाग के आसपास जो है वो इनर इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब जो आउटर इंटेगुमेंट है
वो आधारीय भाग पर और अपेक्स पार्ट पर न्यूक्लियस से दूर होता है, यानी कि आधार भाग पर और अपेक्स पार्ट पर न्यूक्लियस को कवर नहीं रखता है। यहाँ दिख रहा है आपको आधार भाग से बिल्कुल अलग है, और इसका ये जो अपेक्स पार्ट है इससे भी बिल्कुल अलग है। तो क्या कह सकते हैं कि जो आउटर इंटेगुमेंट है वो बेसल पार्ट और अपेक्स पार्ट से सेपरेट रहता है, और इनर इंटेगुमेंट केवल अपेक्स पार्ट पर एक बीक लाइक स्ट्रक्चर क्या बनाता है, एक चोंच के समान स्ट्रक्चर बनाता है। क्योंकि ये इंटेगुमेंट इसकी सुरक्षा का काम तो करते ही हैं, साथ में जब पॉलिनेशन की क्रिया इसमें होती है तो जो पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब होती है, वही पोलन ट्यूब इसके अंदर से होती हुई इस तरीके से क्या करती है, एंटर करती है। यही पोलन ट्यूब इसके अंदर होती हुई न्यूक्लियस भाग तक पहुंचती है। ये तो हुई इसके न्यूक्लियस की पूरी कंप्लीट बात। अब समझाऊं मैं आपको कि जो माइक्रोस्पोर था, ये इसका न्यूक्लियस पार्ट, इसमें ये इंटर इंटेगुमेंट और ये आउटर इंटेगुमेंट, जो इनर इंटेगुमेंट वाला पार्ट है इसका, ये भाग इसके अंदर क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल। और इसके जस्ट नीचे वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है, चैलाजल एंड, ये कहलाता है माइक्रोपाइलर एंड। और इसके जस्ट नीचे वाला यानी बेसल पार्ट क्या कहलाता है, चैलाजल एंड। अब इसमें एक पॉइंट समझाया गया इम्पोर्टेंट, क्या कि माइक्रोपाइलर के ठीक नीचे की ओर, माइक्रोपाइलर यहाँ से चलता हुआ आया और यहाँ तक आया, यहाँ ख़त्म हो गया, तो माइक्रोपाइलर के ठीक नीचे की ओर यानी इस भाग में क्या प्रेजेंट होता है, पोलन चैम्बर। क्या प्रेजेंट होता है, पोलन चैम्बर, जिसमें कौन आकर के ठहरेंगे, पोलन ग्रेन। यानी अभी मैंने आपको समझाया था, इस भाग से होते हुए पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब अंदर क्या करेगी, एंटर करेगी, अंदर आकर के कहाँ ठहरेगी, पोलन चैम्बर में ठहर जाती है। जैसे ये पोलन चैम्बर में ठहरती है तो इसका रेस्टिंग पीरियड और इसके अंदर सेल के डिवीजन की प्रोसेस कंप्लीट कहाँ होती है, इसी पोलन चैम्बर के अंदर होती है। यही पोली चैम्बर के आगे की ओर प्रेजेंट होता है आर्किगोनियल चैम्बर। उस आर्किगोनियल चैम्बर से और नीचे, अभी मैं आपको समझाऊंगी, उसके आगे की ओर प्रेजेंट होती है आर्किगोनिया। उस आर्किगोनिया में कौन प्रेजेंट होती है, एग सेल। तो वो एग सेल किसके समान काम करेंगी, मेगा स्पोर के समान, मेगा स्पोर के समान काम करती हैं। अब वो मेगा स्पोर सबसे पहले किसने शब्द दिया, तो नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करते हैं इसके अंदर कि जो मेगा स्पोर शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था, माहेश्वरी ने 1935 में। क्या कहा था कि पोलन चैम्बर के नीचे की ओर, क्या कहा कि पोलन चैम्बर के नीचे आर्किगोनिया में एग सेल पाई जाती है, जो मेगा स्पोर के समान कार्य करती है। कि पोलन चैम्बर के नीचे की ओर आर्किगोनिया में क्या होती हैं, एग सेल, आर्किगोनिया के अंदर एग सेल पाई जाती है, और ये एग सेल किसके समान काम करती हैं, मेगा स्पोर के समान, मेगा स्पोर के समान क्या करती हैं, कार्य करती हैं। दूसरे शब्दों में इन्होंने क्या कहा कि ये जो एग सेल होती हैं
इनका निर्माण किससे होता है? तो आर्कीगोनियल जो सेल होती हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, आर्कीगोनियल सेल न्यूक्लियस की अभी समझाया था, ये आर्कीगोनिया का निर्माण कहाँ से हुआ? तो हम क्या कहेंगे कि आर्कीगोनियल सेल का निर्माण, कि आर्कीगोनियल सेल का निर्माण, अब मैं वापस वहीं जा रही हूँ इस स्लाइड के ऊपर जो मैंने आपको पीछे समझाया था, किससे हुआ था? न्यूक्लियस की मेरिस्टेमेटिक सेल से, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का निर्माण किससे हुआ था? हाइपोडर्मिस से। वापस हम वहीं आ गए। तो अब मैं आपको इसमें क्या कहूँगी, आर्कीगोनियल सेल का निर्माण न्यूक्लियस की, अब मैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलूँ या चाहे नहीं बोलूँ, हाइपोडर्मिस पे आ जाती हूँ सीधे, कि आर्कीगोनियल सेल का निर्माण न्यूक्लियस की हाइपोडर्मिस सेल द्वारा होता है। कि आर्कीगोनियल जो सेल होती हैं इसका निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियस की हाइपोडर्मल सेल से। अब ये किस प्रकार से अपना डिवीजन करेगी इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं कि ये हाइपोडर्मल सेल्स जो हैं वो किस प्रकार से अपने हाइपोडर्मल सेल विभाजित करके पेरिक्लिनल सेल्स बनाएंगी। पेरिक्लिनल सेल्स के मध्य किस प्रकार से पेरिक्लिनल और एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, पेरिक्लिनल और एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन से किस प्रकार से पैराइटल सेल अपना डिवीजन करती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं अपन इसको, जो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, कि आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल, ये आर्कीस्पोरियल सेल कौन सा डिवीजन करती हैं? हमेशा याद रखना, पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन करती हैं? पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन। जैसे ये पेरिक्लिनल और एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन करती हैं तो इस आर्कीस्पोरियल सेल से क्या बनती हैं? दो सेल बनती हैं। एक सेल होती है पैराइटल सेल और एक सेल होती है मेगास्पोर सेल। एक सेल होती है पैराइटल सेल और दूसरी सेल होती है मेगास्पोर सेल। अब जो पैराइटल सेल होती है ये भी अपना क्या करती है? दो बार डिवीजन करती है। कौन सा? पेरिक्लिनल और एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन। जैसे ये पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटी पेरिक्लिनल डिवीजन करती है तो इससे भी क्या बन जाती हैं? दो सेल बनती हैं। एक सेल होती है मेगास्पोरोजीनस सेल। ये समान सेल होती हैं किसके समान? जो फीमेल बनती है, फीमेल की जगह मेल, उस मेल के समान होती हैं कि मेगास्पोरोजीनस सेल यहाँ बनती हैं। जब माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर बनती हैं माइक्रोस्पोरेंजियल सेल, या जिनसे बनते हैं माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। क्या बनी? मेगास्पोरोजीनस सेल। और इसी मेगास्पोरोजीनस सेल्स के पैलर जो है वो बन जाती हैं इसके अंदर आउटर सेल। अब जो मेगास्पोरोजीनस सेल है ये क्या करेंगी? अपना डिवीजन करेंगी। जो मेगास्पोरोजीनस सेल होती है इनका न्यूक्लियस तो क्या होता है? बड़ा, और इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है? सघन, डेंस टाइप का होता है। इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है? सघन प्रकार का होता है, और इनका न्यूक्लियस जो है वो बड़े आकार का होता है। ये क्या करती हैं? अपना डिवीजन करती हैं, और डिवीजन करने के बाद में किसका निर्माण कर देती हैं?
स्पोर मदर सेल। यही मेगा स्पोर मदर सेल अब क्या करेंगी, रिडक्शन डिवीजन, यानी कि मियोसिस। कौन सा डिवीजन करेंगी, मियोसिस, और क्या बन जाएंगे, मेगा स्पोर। बट ये मेगा स्पोर, यहाँ भी ये मेगा स्पोर सेल थी, यहाँ ये बनते हैं मेगा स्पोर। अब ये जो मेगा स्पोर बनते हैं, ये मेगा स्पोर किसके फॉर्मेशन में होते हैं, टेट्राड के फॉर्मेशन में होते हैं, यानी एक साथ कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। तो और वो भी चारों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड टाइप के होते हैं। ये चारों मेगा स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। अब बनने वाले जो मेगा स्पोर हैं टेट्राड के फॉर्म में, या फिर लीनियर शेप में बनते हैं, या फिर टी शेप में। तो मैं आपको इसको एक डायग्राम के द्वारा समझा दूँ, जिससे आपको याद रखने में थोड़ा सा ज़्यादा इजी गोइंग हो जाएगा। जैसे एक शेप तो ये होती है जिसमें चारों एक ही लाइन में होते हैं, तब तो इसका नाम क्या होता है, लीनियर शेप। लेकिन जब ये क्या होते हैं, टी शेप में होते हैं, तो इनका डेवलपमेंट इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ये होते हैं टी शेप में। लेकिन जब ये टेट्राड के फॉर्म में होते हैं, तब ये कैसे होते हैं, 3 तो होते हैं ये सामने, और एक होता है इनके पीछे। तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, यूँ कि 3 तो हो गए सामने और एक होता है पीछे। ये शेप कहलाती है टेट्राड शेप। तो ये मेगा स्पोर जो है या तो लीनियर शेप में बनते हैं, या टी शेप में बनते हैं, या फिर टेट्राड शेप में होते हैं। किसी भी शेप में बने, लेकिन याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि ये जो 4 बने हैं, इनमें से 3 मेगा स्पोर, 3 मेगा स्पोर क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। 3 मेगा स्पोर क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। और जो एक मेगा स्पोर बचता है वो क्या बन जाता है, फंक्शनल मेगा स्पोर। एक जो मेगा स्पोर बचता है वो कौन सा होता है, फंक्शनल मेगा स्पोर है। जैसे ये तीनों जब नष्ट हो जाते हैं तो हम इनको इस तरीके से शो करते हैं, ये 3 डिसजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल बचता है। इसमें ये तीनों डिसजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल बचता है। इसमें ये तीनों डिसजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल बचता है। अब याद रखने का तरीका, कौन से वाले फंक्शनल होंगे और कौन से वाले डीजेनरेट होंगे। देखो एम्ब्रियोलॉजी में तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर इनको प्लम्बजेला, प्लम्बैगो, एल्बुगो, बहुत सारे टाइप्स हैं इनके, जिनके अंदर ओइनोथीरा, ओकाइनोथीरा, वो अलग टाइप हैं। लेकिन यहाँ हमें एक ही पॉइंट याद रखना होता है, क्या कि जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर हैं वो सारे डीजेनरेट हो जाते हैं, और जो चैलाजिल एंड की ओर होते हैं वो फंक्शनल बच जाते हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर थे, माइक्रोपाइल एंड की ओर, वो सारे क्या हो गए, डीजेनरेट, और जो चैलाजिल एंड की ओर थे ये क्या बन गए, फंक्शनल। कि जो चैलाजिल एंड की ओर है वो फंक्शनल बन जाता है, और जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर है वो क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। अब जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचता है, अब ये क्या करेगा, ये फंक्शनल मेगा स्पोर किसका निर्माण करेगा,
फीमेल गैमेटोफाइट का। वहाँ जो माइक्रोस्पोर था वो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कर रहा था, यहाँ जो मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेगा। वहाँ हम लिख रहे थे, हेडिंग डाल रहे थे माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन, यानी कि जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यहाँ हम लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है अपनी वो क्या होगी, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद का विकास, कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो मैं अब उस लाइन को जो मैंने आपको इस सेंटेंस में समझाई है इसका उल्टा बोल सकती हूँ ना, कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किससे हुआ, तो आप क्या कहोगे, फंक्शनल मेगास्पोर से। अब यहाँ वापस आ जाते हैं अपन, मैंने कहा फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किससे हुआ, तो आप क्या कहोगे, फंक्शनल मेगास्पोर से। एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका कौन सी कोशिका कहलाती है, तो आप क्या कहोगे, फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका मेगास्पोर कहलाती है। तो मैं सेंटेंस के रूप में क्या लिख सकती हूँ कि मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रथम कोशिका कहलाती है। अब इसी के द्वारा किसका डेवलपमेंट होगा, इसका आगे डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अब एक सेल थी जो फंक्शनल मेगास्पोर बनी थी, अब मैं आपको डायग्राम से बनाऊं। सपोज करो कि ये एक सेल बची थी जो फंक्शनल मेगास्पोर के रूप में काम कर रही थी। अब ये तीन तो नष्ट हो ही गई, डिसजेनरेट फॉर्म में चली गई, इनका तो कोई काम है ही नहीं। अब जो ये बची हुई एक फंक्शनल मेगास्पोर है ये क्या करेगी, अपना डिवीजन करेगी। तो मैं यहाँ ये लिख सकती हूँ ना कि मेगास्पोर अपना डिवीजन करती है और क्या बना लेती है, दो न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस तो कहाँ चला जाता है, माइक्रोपाइल एंड की ओर, और दूसरा न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है, चैलाजल एंड की ओर। ये न्यूक्लियस था, इसने अपना विभाजन किया, दो न्यूक्लियस बनाए, जो नष्ट हो गए उनका कुछ नहीं कहना, जो दो नए बने हैं वो एक न्यूक्लियस चला गया माइक्रोपाइलर एंड की ओर और एक न्यूक्लियस चला गया चैलाजल एंड की ओर। अब मैं यूँ भी तो कह सकती हूँ इनकी जगह पर कि माइक्रोस्पोर अपना विभाजन करके दो न्यूक्लियस बनाता है और दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल की ओर चले जाते हैं, विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं। अब ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, अपना विभाजन करते हैं और विभाजन के द्वारा न्यूक्लियस की संख्या कितनी बनाते हैं, 4, 8, 16, 32, 64। इस प्रकार से जब बार बार डिवीजन करके बहुत सारे न्यूक्लियस बना देते हैं तो उसकी जगह एक शब्द यूज कर लिया जाता है, क्या, कि मेगास्पोर अपना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। इसकी जगह क्या शब्द यूज कर लेते हैं कि मेगास्पोर क्या करता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मुक्त केंद्र की विभाजन करता है और क्या बना लेता है, बहुत सारे न्यूक्लियस। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब इसने मुक्त केंद्र की विभाजन कर लिया और बहुत सारे न्यूक्लियस बना लिए
तो बाकी सब में तो फिक्स होता है कि जैसे साइकस की बात करूँ तो इंटरमीडिएट की स्पीसीज थी जिसमें फिक्स थे, बाकी सब में फिक्स नहीं थे, बस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन था। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनके अंदर इनके न्यूक्लियस की संख्या फिक्स होती है, जैसे एफिड्रा फॉलिएटा। एफिड्रा जो फॉलिएटा है इसके अंदर न्यूक्लियस की संख्या बनती है 512। उसी प्रकार से एक स्पीसीज है एफिड्रा डिस्टिलेटा। इसके अंदर न्यूक्लियस की संख्या बनती है 1000। एक है एफिड्रा ट्राइकोफर्का, एफिड्रा ट्राइकोफर्का, इसमें न्यूक्लियस की संख्या बनती है 256। इतने न्यूक्लियस जब बन जाते हैं तो ये सारे न्यूक्लियस क्या कर लेते हैं, अपने आप को व्यवस्थित करना शुरू कर देते हैं। जब ये अपना अरेंजमेंट शुरू करते हैं तो वो व्यवस्था कहाँ से होती है, परिधि से केंद्र की ओर। कहाँ होती है, परिधि से केंद्र की ओर सारे न्यूक्लियस व्यवस्थित हो जाते हैं और सेंटर में क्या बन जाती है, वैक्यूल। सेंटर में क्या बनने लग जाती है, एक रिक्ति का, एक वैक्यूल का निर्माण हो जाता है, जिसको मैं डायग्राम से समझाऊं। ये पूरे चारों तरफ बन गए न्यूक्लियस। इस तरीके से ये न्यूक्लियस व्यवस्थित हो गए और ये सेंटर में क्या बन गई, वैक्यूल। अब ये जो न्यूक्लियस की व्यवस्था है ये हमेशा होती है परिधि से चलते हुए केंद्र की ओर, इस तरीके से। इसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्रम के अंदर क्या हो जाता है, इनका सीक्वेंस हो जाता है। जैसे ये सेंट्रीपिटल क्रम की ओर सीक्वेंस होती है, अब इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, सेल फॉर्मेशन। जैसे इसमें सेल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है इस तरीके से, तो इसके अंदर ये जो वैक्यूल होती है ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब वैक्यूल क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जैसे वैक्यूल नष्ट हो जाती है तो ये पूरा जो मेगास्पोर बना है वो कैसा बन जाता है, सेलुलर। कैसा बन जाता है, सेलुलर, कोशिकीय रूप से बन जाता है। तो जब ये पूरा सेलुलर बन जाता है तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, सबसे ऊपर वाला भाग, मध्य वाला भाग और नीचे वाला भाग। तो जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसका नाम रख दिया जाता है अपर। सबसे ऊपर है तो अपर आर्किगोनियल, अपर आर्किगोनियल रीजन। और जो मध्य भाग होता है इसका नाम रख दिया जाता है, स्टोरेज करने का काम करता है। तो ये जो बीच वाला भाग होता है इसका नाम रख दिया जाता है मिडिल स्टोरेज रीजन, मिडिल स्टोरेज रीजन। और जो सबसे नीचे की भाग होता है बेसल भाग, इसका नाम रख दिया जाता है बेसल हॉस्टोरियल रीजन। बेसल हॉस्टोरियल रीजन। अब 3 पार्ट बन गए इसके अंदर। एक पार्ट है उसका अपर आर्किगोनियल रीजन, दूसरा पार्ट है उसका मिडिल स्टोरेज रीजन और थर्ड पार्ट है उसका बेसल हॉस्टोरियल रीजन। तो जो आर्किगोनियल रीजन है वो किसका डेवलपमेंट कर देगा, इसी आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कर देगा। और जो मिडिल स्टोरेज रीजन है ये फूड मटेरियल को स्टोर करना शुरू कर देगा। और जो सबसे नीचे का हॉस्टोरियल रीजन है ये क्या बना देगा, एक हॉस्टोरिया बना देगा। उस हॉस्टोरिया के द्वारा ये क्या करते हैं, पोषण का अवशोषण करते हैं
और फिर इस आर्किगोनिया के अंदर डेवलप होने वाली एग सेल को पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर ये रीजन बन जाते हैं और जैसे ही उस आर्किगोनियल रीजन के अंदर किसका डेवलपमेंट हो जाता है, मैं नंबर डाल के लिख रही हूँ, आर्किगोनिया का, आर्किगोनिया दूसरा जो रीजन होता है उसके अंदर फूड मटेरियल स्टोरेज हो जाता है और थर्ड पार्ट किसकी जैसे काम करता है, होस्टोरिया की जैसे काम करता है। अब इस रीजन में किसका डेवलपमेंट होगा, आर्किगोनिया का, और आर्किगोनिया के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, एग सेल। इस एग सेल को पोषण कौन प्रदान करेगा, इस एग सेल को ये जो स्टोरेज फूड मटेरियल था मिडिल पार्ट में, ये पोषण प्रदान करने का। और जब स्टोरेज के पास में पोषण की कमी होगी तो ये होस्टोरियल जो रीजन है, ये होस्टोरिया पोषण का अवशोषण करके और कहाँ पहुँचा देगा, इस एग सेल के पास पहुँचा देगा। इसके बाद में ये एग सेल क्या करने लग जाएंगे, अपना फर्टिलाइजेशन, बचा फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, सीड का डेवलपमेंट, एफिड्रा के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और उसकी लाइफ साइकिल, इन टॉपिक्स के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए सभी को थैंक्स।